डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बीएससी एवं बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो हमारी यूनिट नंबर जो चल रही थी युगपत अवकल समीकरण, तो उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स हमने कर ली यहाँ पर और कुछ प्रॉब्लम्स और बाकी जो कि डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं अब। तो उनमें से यहाँ की जो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 तथा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे आज यहाँ पर हम। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है वो सेकंड ऑर्डर का है यहाँ पर, क्योंकि देखो x का 2 टाइम विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया गया यहाँ पर भी y का विद रेस्पेक्ट टू t 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो ये सेकंड ऑर्डर का है। तो हमारा चाहे ऑर्डर कैसा भी हो, हम तो पहली बात तो यही सोचकर चलेंगे कि हमने जो प्रतीकात्मक विधि पढ़ी है शुरुआत में उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो हम आगे समझेंगे कि हाँ इसमें कुछ और मेथड हम लगा सकते हैं। यदि ज्यादा लेंदी हो जाता है तो हम वो चीजें आगे की समझेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे पहले हम प्रतीकात्मक विधि में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर है विद रेस्पेक्ट टू t x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पर तो हमने इसको क्या लिख दिया, d स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसके साथ x कौन है, 4x वाला, तो 4 यहाँ से आ गया और साथ में क्या आ गया दोनों के x, और आगे गई तो y बचा तो y को एक साथ लिख दिया और बराबर में t स्क्वायर हमने लिख दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साइड में देखा x सबसे पहले -2x के रूप में है तो हमने क्या लिख दिया माइनस का 2x। फिर साथ में देखो y, तो y के साथ क्या लगा हुआ है d स्क्वायर, और y कहां पर है, यहां पर भी है तो +1 और हो गया, तो y साइड में कितना है cos स्क्वायर t। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब फर्स्ट और सेकंड से हम बात करें तो हम इनमें से किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी अब तक हमने यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए, यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए, यूनिट नंबर थर्ड की बात की जाए, किसी भी यूनिट की बात की जाए, ठीक है, उनके अंतर्गत हमने सिंगल वेरिएबल जिनमें आप एक तो डिपेंडेंट होता था और एक इंडिपेंडेंट होता था, उनकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व किए। और युगपत अवकल समीकरण में हमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हो सकते हैं। प्रेजेंट में हम 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट इसी के एक्सरसाइज नेक्स्ट में हम 2 से अधिक वेरिएबल्स के लिए वहां पर और पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पर, तो उन्हें फेस करने के लिए हम यहाँ से एक एलिमेंट को यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमने जो पीछे जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है या पीछे जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उनकी हेल्प से उसको इजी गोइंग में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से हम या तो x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। अब x को यदि आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको d स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि y को मल्टीप्लाई y को यहाँ से हटाना चाहते हो आप यहाँ से, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको d स्क्वायर प्लस 1 से। तो मैं समीकरण नंबर फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, d स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 को d स्क्वायर प्लस 1 से गुणा कर 2 में से घटाने पर, ठीक है, हम इसको सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को d स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां से इसको मैं अगेन लिखूं यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा d स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मैंने फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया है d स्क्वायर प्लस 1 से x। यहां से ये कितना आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 होगा, y आ जाएगा, यहां पर क्या होगा d स्क्वायर प्लस 1 और बाहर क्या आ जाएगा t स्क्वायर। जहां पर जो आप ये चीज ले रहे हो ना, यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो कि जहां हमने जो d यूज में लिया है, d का मतलब होता है d अपॉन dt, कि विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ओके, अब देखिए सेकंड वाली लाइन क्या आ जाएगी, एज इट इज माइनस के 2x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 y, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर t। हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो प्लस था वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का। कैंसिल, ये दोनों समान होने की वजह से कैंसिल हो गई। यहाँ पर देखा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है 2x यहाँ पर, तो सभी को मैं एक साथ लिखूं, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके भी लिखूं तो एक लाइन बच जाएगी। तो यहाँ से d स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा d4 आ जाएगा, फिर d स्क्वायर d4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4d स्क्वायर आ जाएगा, 1d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5।
तो 5d स्क्वायर हो गया 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 2 ये देगा तो कितना मिलेगा प्लस का 2 और मिल जाएगा और सबके बाहर क्या लगा हुआ है x, तो क्या लिख दिया x इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ये पूरा बचा ही चुका था। आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका t स्क्वायर का, तो मैं t स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू t 2 टाइम यदि डिफरेंशिएट करता हूं तो एक बार क्या आएगा 2t और अगेन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2, तो एक क्या मिलेगा मुझे 2, फिर t स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वहां से क्या मिलेगा t स्क्वायर, नीचे से क्या आ रहा है माइनस का cos स्क्वायर t, तो माइनस का cos स्क्वायर t यहां पर लिख दिया इस तरीके से। ओके, यहां से हमने इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास आ गया d4 5d स्क्वायर और प्लस के 6x इक्वल टू, यहां से भी हम इसको cos स्क्वायर t को, क्योंकि जब इसको हम pi निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन तो वहां इसको करना ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t जैसे पद होगा हम pi पर्टिकुलर इंटीग्रेशन वहां पर नहीं निकालते, तो हम इसको चेंज किसमें कर लेंगे सिंपल cos 2t में। यहां पर तो आप जानते हो मैं इसको क्या लिखता हूं, चूंकि cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो मुझे चाहिए cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t इक्वल टू क्या आ जाएगा cos 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो जहां cos स्क्वायर t होगा वहां क्या लिख देंगे cos 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास होगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी 2 प्लस t स्क्वायर माइनस का cos 2t प्लस 1, ये दोनों एक साथ थे डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या बाकी का क्वेश्चन बचता है यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बारे में आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारी ये यूनिट नंबर सेकंड है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर, यानी ये n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 3 प्रथम घात, समीकरण 3 प्रथम घात तथा n कोटि की अवकल समीकरण है। ठीक है, और हम इस वाली जो एक्सरसाइजेस को पहले पढ़ चुके हैं, यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। तो उनमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका CF फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका PI फाइंड आउट करेंगे, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो यहां से हमने देखा सबसे पहले CF के लिए, तो CF के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी इसकी सहायक समीकरण, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम सीधे लिख दो सहायक समीकरण। सहायक समीकरण के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो d4 था उसमें से d स्क्वायर को हमने क्या मान लिया कैपिटल M मान लिया, ताकि हमें इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें m की जो 4 पावर की इक्वेशन मिलने वाली है उसको सोल्व करने में ज्यादा वक्त लगता, तो क्यों हम इसको सेकंड स्क्वायर वाली जो हमारे पास द्विघात वाली जो पद है उनमें चेंज कर ले यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने d स्क्वायर को किसमें चेंज कर लिया कैपिटल M में, यहाँ पर क्या लिख दिया माना, कंसीडर किया। यदि ऐसा है तो हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट इसका ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस का 6, ठीक है, बराबर 0 सहायक समीकरण के लिए। अब इसको सोल्व करना तो आप जानते हो, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमें 3 के 2 टुकड़े 6 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएंगे 3 और 2, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। और सोल्व करूं मैं यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा m प्लस 3, एक मुझे मिल जाएगा m प्लस 2 बराबर 0। अब हम जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल M था वो वास्तव में कैपिटल M थोड़ी था क्वेश्चन में, वो तो किसकी जगह लिया था d स्क्वायर की जगह, और d स्क्वायर की हम सिंपल क्या स्मॉल m यूज करते हैं कि जहां d होता है वहां सिंपली हम सहायक समीकरण लिखने के लिए हम वहां पर d के स्थान पर क्या यूज में लेते हैं, स्मॉल m यूज में लेते हैं। लेकिन हमने इसको जो 4 पावर की जो हमारे पास ये इक्वेशन थी उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर d स्क्वायर को किसके रूप में माना था कैपिटल M, ताकि वो सिंपल करने में थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए आगे, तो यहाँ से इसको दोबारा लिखो तो मुझे क्या मिल जाएगा कि जो d स्क्वायर था उसकी जगह क्या लिख पाऊंगा मैं स्मॉल m, पहले का वही सहायक समीकरण वाला रूल लगा रहे हैं यहाँ पर कि हम d के स्थान पर स्मॉल m लिखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल M यूज में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो कैपिटल M था उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, एक तो -3 प्राप्त हो गई, तो -3 से इसको मैंने सोल्व किया तो m इक्वल टू मुझे क्या मिल गया प्लस माइनस √3 आयोटा। दूसरा क्या मिला था मुझे m स्क्वायर इक्वल टू -2 मिलेगा इससे अगले वाले से, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी
प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो दो इमेजिनरी वैल्यू यहां से मिल रही है, दो इमेजिनरी वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है, दोनों में मुझे पेयर वाइज मिल रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है। यदि रिपीट होती तो कुछ आगे और करते, यानी जो हम सीएफ लिखने का जो सेकंड हमारा तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हम यूज में लेते। लेकिन यहाँ पर तो एक पेयर यहाँ पे मिला है, एक पेयर यहाँ पे मिला है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए जब सीएफ लिखेंगे यहाँ पर, तो सीएफ मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं इसका सीएफ लिखूं तो सीएफ हमें मिल जाएगा यहाँ पर सीएफ बराबर C1 पहले वाले से, देखो यहाँ से क्या है, इसमें अल्फा की वैल्यू तो 0 है, तो e की पावर तो हमें कुछ मिलने वाली है नहीं, तो सीधा क्या मिलेगा cos बीटा तथा sin बीटा, तो क्या मिलेगा √3। तो एक तो क्या आ जाएगा C1 √3, क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है t, तो क्या आ जाएगा √3t। दूसरा क्या आ जाएगा C2 sin √3, ये तो यहां से हो गया इस वाले पद से। अब दो रूट्स हमें यहां पर भी मिल रहे हैं, तो वो कहां से मिलेंगे, C4 क्या आ जाएगा cos, अब की बार बीटा कौन है √2, तो √2t। और क्या लिखे आगे C3 आएगा ना ये अगला, क्योंकि C2 तक यूज में ले चुके हैं, तो ये C3 होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा C4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin, बीटा की वैल्यू कितनी है √2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, CF हमें प्राप्त हो गया। अब चलते हैं PI की ओर, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की ओर। तो हमें इसका क्या प्राप्त करना है, अब PI। तो PI प्राप्त करने के लिए आप यहां से देखिए थोड़ा, PI बराबर क्या होता है, 1 हमारा FD होता है। यहाँ पर हमारा जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो फंक्शन होता है वो होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा QT। वहां पर क्या लिखते थे, QX लिखते थे, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ करता था, x, बट देयर कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, तो हमने क्या लिख दिया t। यहाँ वैल्यू फिल करूं मैं यहाँ पर FD का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से FD का मान हमारे पास क्या आ जाएगा D4, तो लिख दिया D4 प्लस 5D² प्लस 6 हो गया। QT का मान लिख दो यहाँ से, चाहे यहाँ से लिख दो, कहीं से भी लिख दो यहाँ से, तो हम यहाँ से लिख देते हैं इसमें से, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस T² माइनस का cos 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, तो बारी बारी से प्रत्येक के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले 2 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम जानते हैं कि t के पद को सोल्व करने के लिए, ये सिंपल है, सॉरी यहाँ पर केवल 2 है यहाँ पर, तो 2 के पद को सोल्व करने के लिए यहाँ पर इसके साथ ना तो साइन है, ना कोस है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना पॉलीमल है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना हम इसके साथ कुछ ऐसा लगा ले ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ज्यादा इजी हो जाए। तो यहाँ पर इसके साथ में e की पावर 0t मान लेता हूँ, होता है ऐसा, e की पावर 0t का मीन्स कितना होता है, 1 होता है, और किसी भी वैल्यू के साथ 1 को लगाने से, मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1 को लगाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर 1 यूज में ले रहे हैं इसके साथ 2 के साथ, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2e की पावर 0t, तो क्या लिख दिया मैंने 1/d4 5d² प्लस 6। ये सभी मेथड आपको याद होने चाहिए जो हमने यूनिट नंबर 2 तथा फर्स्ट में पढ़े, क्योंकि वो ही आगे की एक्सरसाइज में यूज में आते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2e की पावर 0t पहले वाले को, और जो 2 होता है कांस्टेंट उसको हमने कहाँ ले लिया, आगे ले लिया। ये तो पहला वाला पद तो हो गया। दूसरे वाले पद में हमें पॉलीमल है, यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या है, पॉलीमल यानी बहुपद। बहुपद के लिए हमें इसको किसमें बनाना होगा, द्विपद प्रमेय के रूप में। तो यहाँ से किसको कॉमन ले लेता हूँ मैं, कांस्टेंट को, तो मैंने 1/6 यहाँ से यानी 6 को कॉमन ले लिया नीचे से, और रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, यहाँ बचेगा 1 और ये पूरा का पूरा पद, ये इसके साथ 6 नहीं था तो 6 कहाँ लग जाएगा, नीचे लग जाएगा इसकी जगह। तो मुझे क्या मिलने वाला है कि 1 प्लस d4 प्लस 5d² डिवाइडेड बाई 6, ये नीचे मुझे हर में मिलने वाला था। ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि 1 प्लस d4 प्लस 5d² डिवाइडेड बाई 6 की पावर -1, और साथ में क्या आ जाएगा t²। तो जो बहुपद वाले पद है यानी जो t² है वो भी यहाँ से हो गया। अब तीसरा पद कौन सा बचा, cos वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे क्या लगा हुआ है, कांस्टेंट 1/2, तो 1/2 को तो हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग पार्ट में हमने जो का तो लिख दिया कि d4 5d² प्लस 6। यहां से देखा तो यहां से हमारे पास कितना प्राप्त होने वाला है, cos 2t प्लस 1। ठीक है, अब जो प्लस 1 है इसको भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर जो प्लस 1 आपको दिखाई दे रहा है, या तो हम इसको पहले कांस्टेंट के साथ अलग कर लेते, या यहाँ पर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मान लेते हैं, cos 0t मान लेते हैं, तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos 0t की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
तो वहां पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया ताकि वन भी हमारा वर्क करेगा उसी तरीके से प्रॉपर। अब आ जाइए, अब आपको ये रूल याद होना चाहिए कि जब हमारे पास की 1/FD हो एंड यहाँ पर cos 80 एंड sin 80 हो तो उस कंडीशन में उसको कैसे सॉल्व करते थे। तो वहां पर हमारा तरीका क्या होता था कि हम जहां जो d स्क्वायर था वहां क्या लिखते थे माइनस का a स्क्वायर। जो भी हमारे पास cos में जो 80 लिखा है यहाँ पर, यानी जो t का जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर का नेगेटिव हम वहां पर d स्क्वायर की जगह रखते हैं। तो d स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर, और जब माइनस का a स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलने वाली है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन कब, जब जो fd नीचे वाला पद है, यानी जब fd स्क्वायर माइनस का fd स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब जो हर है वो क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो हर है वो 0 होता है या नहीं होता है। यदि 0 हो जाएगा तो ये तरीका हमारा काम नहीं करेगा, फिर कुछ और लेंगे यहाँ पर यूज में। तो पहले एक बार रफली वर्क हम यहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर इतने सारे d स्क्वायर वाले पद मिलने वाले हैं। तो मैंने इसको d4 को कैसे लिखा, d स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5d स्क्वायर है यहाँ पर, तो 5d स्क्वायर का ऐसे लिख दिया, और प्लस का 6। हमारा रूल क्या कहता है कि d स्क्वायर की जगह क्या लिखो, t का जो कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव का, उसके स्क्वायर का नेगेटिव लिखो। t का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का नेगेटिव, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का नेगेटिव क्या हो जाएगा -4। तो जहां जहां d स्क्वायर दिखाई दे आपको वहां क्या लिख दो -4, जहां जहां दिखाई दे वहां लिख दो -4। ठीक है, यहां से देखा तो कितना होगा 4 चौक 16, तो ये तो प्लस के 16 हो गए। यहां से देखा माइनस के कितने हो गए 20 हो गए, और यहां से देखा तो कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए। इसको मैं सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर सोल्व करने पर, 16 और 6 कितने हो जाते हैं 22, 22 माइनस 20 इक्वल टू कितने मिल जाते हैं मुझे 2, यानी मुझे कितना प्राप्त हो जाता है 2 प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, यानी 0 नहीं हुआ। अगले वाले में 0, तो 0 का स्क्वायर 0, नेगेटिव करो तो भी 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, मुझे कितना मिलने वाला है सिर्फ 6 मिलने वाला है। तो दोनों जगह 0 नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट वाला जो काम वर्क कर रहा है यहाँ पर, जो भी हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग ये सीधा सीधा हमें नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले वाले से देखो, पहले वाले से क्या मिलेगा, देखो 2 तो आएगा ही, बाहर लगा हुआ था। d स्क्वायर, d की जगह क्या लिखूंगा मैं 0, तो 0 0, तो मुझे क्या मिलने वाला सिर्फ 1/6 हो गया। अगले वाले से देखो 1/6 आ ही रहा था, या इसको एक्सपेंड करूं मैं तो 1 प्लस nx, n की वैल्यू कितनी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस का d4 प्लस 5d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे मैं एक्सपेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ इसका द्विपद में से, क्योंकि आगे की जो टर्म्स मिलेंगी मुझे d में और ज्यादा हायर डिग्री की मिलेगी, मुझे यहाँ पर हायर ऑर्डर की मिलेगी मुझे यहाँ पर। कि देखो यहाँ पर जब इसका नेक्स्ट में बढ़ाऊंगा तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो ये तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वो हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हमारे पर मैक्सिमम पावर ऑफ t कितनी है स्क्वायर है, और उसका मैक्सिमम कितनी बार अपलन किया जा सकता है 2 टाइम। तो ज्यादा हमें एक्स्ट्रा पद लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ सिंपल इसका एक पद लिखा, क्योंकि आगे के पद हमारे कोई काम की नहीं, सिर्फ ये वाला पद हमारा काम का है। टी स्क्वायर ये भी हो गया। आगे यहाँ से भी हमने देखा ही था कि पहले वाले का तो कितना आया था, यहाँ से हमने देखा पद यहाँ आया था आपका 16, यहाँ आया था माइनस का 20, और यहाँ आया था आपका 6, और साथ में कितना आ गया था cos 2t। ये तो ऐसे हो गया था। एक यहाँ से देखा था तो इसने कितना दिया था, सिर्फ 1/6 दिया था, दोनों हो गए थे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको दोबारा देखा तो ये तो हो गया 1/3, ये हो गया 1/6, और यहाँ से मुझे मिल गया जब मैंने टी स्क्वायर को उसके ऊपर अप्लाई किया तो 1 माइनस d4 ने तो क्या कर दिया 0, और 5 वाले ने क्या कर दिया 5 ने मुझे दिया 2, और नीचे मिल जाएगी 6। ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला भी। थर्ड वाले पे आए तो थर्ड वाले से देखो 1/2, यहाँ से मुझे कितना मिला था 22 में से 20 गया था 2, तो 1/2, और साथ में मिला था cos 2t। अगले वाले से कितना मिला था 1/6, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कीजिए इसको, यहाँ से 2 से इसको काट दिया कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब 5/3 में किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप 1 को, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 5/3। आगे देखा, आगे कितना मिल गया आपको, एक तो यहाँ से मिल गया आपको 1/4 cos 2t। यहाँ से देखा तो कितना हो गया 1/12, ये आपको ये वाला हो गया यहाँ से। ठीक है,
और आगे बढ़े यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, कांस्टेंट वाले पद सारे पदों को एक साथ कर लो, दो तो ये और एक ये तीन, तो हमने इन सभी पदों को एक साथ कर लिया, 1/3, यहाँ से इसका एलसीएम लिया 3, 3 में से ये गए कितने 5, तो -2, तो कितने आ गए -2/18, -2/18 यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ से सोल्व करने पर, ठीक है, इस वाले पद को सोल्व करने पर कितने आ गए -2/18, यहाँ से कितना आ गया 1/12 प्लस 1/4 और cos 2t। एक लाइन और आ गई थी यहाँ पर लिखें, तो इसको मैंने कैंसिल करने पर मुझे कितना मिला 9 टाइम, ठीक है। यहाँ से इसको और सोल्व किया जाए कितना एलसीएम आएगा यहाँ पर इसका, यहाँ से इसको एक सोल्व करें, हमारे पास एलसीएम कितना आएगा इसका 3, 9 एंड 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ से देखा ये कितने टाइम जा रहा है यहाँ पर 12 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले वाले में तो 12 है, यहाँ से देखा 9 चौक 36 4 बार, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएंगे। यहाँ देखा कितना आ रहा है 12 3 36, तो कितना आ जाएगा +3, और आगे कितना है 1/4 एंड लास्ट में कितना है साथ में cos 2t। इस तरीके से इसको एक लाइन में और लिखो आगे में, तो 12 3 कितने होंगे 15, 15 में से 4 गए तो कितने आ गए 11/36, तो पहली टर्म्स क्या आ जाएगी 11/36, सेकंड टर्म्स क्या आ जाएगी 1/4 और साथ में कितना आ जाएगा cos 2t। तो इस तरीके से हमें इसका क्या प्राप्त हो गया, सेकंड जो पार्ट है यानी जो पीआई है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये हो गया दूसरा, जो भी हमारी सीक्वेंस चल रही थी अंकों की यहाँ पर, तो ये तो हो गया था आपका 3 नंबर, ये हो गया था आपका 4 नंबर, ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। तो 4 व 5 से 4 व 5 से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, एक जो इसमें वेरिएबल था, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसके लिए हमने इसको सोल्व किया था x के लिए, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा CF प्लस PI, तो CF की वैल्यू कितनी है C1 cos √3t, C2 sin √3t, C3 कितनी आ जाएगी C3 cos √2t, फिर कितने आ जाएगी C4 sin √2t, हो गए। अब आ जाइए यहाँ पर PI, तो PI कितना आ जाएगा 11/16 1/4 cos 2t, इस तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट जो x की वैल्यू है, यानी एक पार्ट इसका जो हमें प्राप्त होने वाला है 2 वेरिएबल्स में से, एक तो x मिलेगा और एक y मिलेगा, तो x वाली जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। अब सेकंड वाला पार्ट यानी इसका जो y के लिए भी हमें इसको सोल्व करना है, तो एक बार आप यहाँ पर इसको थोड़ा नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट भी हम करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, तो उसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y के लिए। तो y के लिए आप देखो कोई सी भी इक्वेशन ले लो इनमें से, चाहे आप ये वाली इक्वेशन ले लो चाहे ये वाली इक्वेशन ले लो, वहां से y को इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ सिंपल में हमें y मिल जाए ना यहाँ से। तो हम समीकरण 1 से इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन इसको समीकरण 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 से
समीकरण 1 से देखिए आप, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपके पास आ जाएगा कि y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस 4x, इस तरीके से समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा कि डी स्क्वायर जो इधर वाला पार्ट था डी स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम कहाँ ले गए राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस 4x, इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें तो इसकी y की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना हम इन दोनों की वैल्यू लिखे, एक तो डी स्क्वायर प्लस 4 की, ठीक है, और एक टी स्क्वायर तो एज इट इज है, इसमें तो कुछ रखना नहीं पड़ेगा, इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे हम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखते हैं, तो सबसे पहले प्राप्त करते हैं डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो सॉरी एक्स का विद रेस्पेक्ट टू टी, टू टाइम हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, एक्स हमारे पास यहाँ आए इस समीकरण के माध्यम से, तो इसको मैं लेता हूँ समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 से, तो सबसे पहले तो हमने क्या ज्ञात किया समीकरण 6 से, समीकरण 6 से हमने क्या प्राप्त किया dx अपॉन dt, ओनली dx अपॉन dt, तो करो इसको डिफरेंशिएट, तो करेंगे क्या आ जाएगा कि c1 cos का कितना हो जाता है माइनस का साइन, तो माइनस का c1 साइन रूट 3t, फिर इसका गेन किया तो यहाँ से हमें रूट 3 और मिल गया, तो क्या आ जाएगा c1 रूट 3 साइन t, दूसरे वाले का किया तो क्या आ जाएगा रूट 3 c2 cos का कितना हो जाएगा साइन, साइन का कितना हो जाएगा cos, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos रूट 3t, ये तो हो गया दोनों का। आगे चलते हैं c3 पर, तो c3 से क्या मिलेगा, c3 से मिलेगा माइनस का रूट 2 c3, और यहाँ कितना आ जाएगा ये साइन रूट 2t, अगले वाले से कितना मिल जाएगा रूट 2 c4, और कितना आ जाएगा cos रूट 2t, हो गया। लास्ट वाला कितना बचा आपका, ये हो जाएगा 0, और इससे अगले वाले से यदि करूं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1/4 cos 2t, cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस का sin 2t, तो माइनस का sin 2t, 2 से इसको अगेन किया तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और प्राप्त हो जाएगा, एक बार हो चुका है, दोबारा और करो डिफरेंशिएट, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, एक बार और करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये किसका हो जाएगा cos का, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3c1, दोनों में से यदि मैं इसको कॉमन ले लूं यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 3c1 साइन हो जाएगा किसमें कन्वर्ट cos में, cos चाहे मैं एक लाइन को लिख लेता हूँ ताकि ज्यादा इजी हो जाएगा, तो माइनस का c1 और रूट 3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos रूट 3t, ठीक है, जो हमारे पास साइन का करने पर जो cos आता है ये रूट 3t का करने पर रूट 3 आता है, तो वो तो यहाँ अटैच होकर 3 बना दिया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया cos में। आगे देखा तो ये क्या आ जाएगा 3c2, और ये कितना आ जाएगा साइन नेगेटिव और आएगा इसकी वजह से, तो नेगेटिव और आ गया तो यहाँ कितना आ गया रूट 3t, यहाँ से देखा अगले से तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2c3, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos रूट 2t में, इससे और आगे बढ़े तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, और 2c4 ये हो जाएगा साइन रूट 2t में। यहाँ आगे गई तो यहाँ कितना प्राप्त होने वाला है माइनस, जो पहले साइन था इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा cos में, तो माइनस का 2 तो पहले के 2 आ जाएंगे यहाँ पर, तो 2.2 और कितना आ जाएगा cos 2t, इस तरीके से, ठीक है, 2 आएंगे ना यहाँ पर, साइन का तो हो जाएगा cos, और जब 2t का दोबारा करूंगा तो 2 मिलेगा, मुझे यहाँ पर लगा दिया मैंने उसमें। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, सभी में से नेगेटिव कॉमन आ सकता है तो नेगेटिव को कॉमन ले लो, और देखो और क्या कॉमन आ रहा है, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, उसके साथ 3 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से तो दोनों से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा, देखो यहाँ तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ तो हमारे पास रहा c1 cos रूट 3t, यहाँ से रहा प्लस का क्या c2 साइन रूट 3t, और आगे बढ़े तो प्लस फिर क्या आ जाएगा c3, यहाँ क्या आ जाएगा cos रूट 2t, फिर क्या आ जाएगा c4 साइन रूट 2t, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी एक चीज और कॉमन लेनी पड़ेगी, यहाँ हमने 2 कॉमन नहीं लिया तो 2 को और ले लेते हैं अलग से, ये हो गया कंप्लीटिंग दोनों का। यहाँ देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2 4 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो माइनस का यहाँ पर ये प्लस का ये भी कितना आ गया, इसको भी मैं नेगेटिव से अलग से लिखूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा प्लस का माइनस का 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा cos 2t, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा d4
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें +4 चाहिए था यहाँ पर, इसके साथ प्लस का 4x, तो 4x और चाहिए था हमें यहाँ पर, तो 4x ऐड और करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर प्लस 4x, यही रहा ना इसका रिजल्ट, इसका मतलब यही होगा 4x, तो इसमें मुझे 4x ऐड और करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ -3 c1 √3 c1 cos √3 c1 cos √3t, ऐसे करते हैं ऊपर वाले लाइन में एक साथ लिख लेते हैं ताकि एक लाइन की हमारे पास बचत हो जाएगी यहाँ पर, तो मैं इसको यहीं से लिख लेता हूँ y के लिए। अतः y बराबर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर नोट कर लिया, टी स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का ले लेंगे यहाँ पर, तो माइनस का क्या प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस का मुझे मिलने वाला है क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर, जो हमारे पास था उस पूरे रिजल्ट को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव से करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3c1 cos √3t प्लस c2 sin √3t, ये तो ये वाला हो गया c2 sin √3t। आगे बढ़े तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2c3 cos √2t, यहाँ से आ जाएगा c4 sin √2t, ये भी हो गया, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये वाला भी दोनों जो नेगेटिव थे वो इसकी वजह से, जो यहाँ पर जो नेगेटिव था उसकी वजह से इसके हो गए पॉजिटिव के हो गए, एक हमारे पास ये था तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा cos 2t। अब आगे हमारे पास जो क्या आने वाला था 4x, तो 4x को और लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो 4x को लिखूंगा तो x हमारा पूरा का पूरा ये जुड़ने वाला है जो आगे था, ठीक है, जो हमारे पास आगे था ये पूरा का पूरा जुड़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब ये किसका था 4x, ये तो हम इसको ऐड कर रहे हैं इसको, तो ये सारा का सारा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ से देखो ध्यान से, माइनस का 4c1 cos √3t, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 4c2 sin √3t, इस तरीके से, फिर यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 4c3, जहां जहां हमारे पास सारे रिजल्ट है सबकी से मल्टीप्लाई होने वाले हैं 4 से तथा नेगेटिव से, तो cos √2t, और आगे देखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4c4 sin √2t, और आगे का रिजल्ट बचे हमारे पास ये वाला, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से नीचे वाला कैंसिल होकर क्या आ जाएगा माइनस का 11/9, ठीक है, यही आएगा ना 11/9 ऐसे, तो वो भी हमने लिख दिया, और क्या आ जाएगा 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा cos 2t, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट बचता है y के लिए, यहाँ पर जब सोल्व कर रहे हैं उसमें से y का रिजल्ट ये बचता है। यहाँ से हमने देखा तो cos 2t बिल्कुल इसके समान है तथा ये किसका है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गया cos 2t, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3c1 है और यहाँ से नेगेटिव के देखें तो कितने हैं 4 है, तो 1 बचेगा, यहाँ से ये भी 3 है वो 4 है, तो बाकी के जो पद है ये 2 है और यहाँ कितने हैं 4 है, तो जो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है उनको हम यहाँ लिखते हैं आगे के जो बचे हुए। तो y के लिए इसको मैं लिखूं तो y के लिए मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो y हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, y इक्वल टू, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, तो 3c1 यहाँ से कितना है माइनस का 4c1, तो कितना आ जाएगा माइनस का c1 cos √3t, ये आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस बचेगा तो माइनस का c2 sin √3t, ये भी हो गया। उसके बाद ये किसका बचने वाला है, यहाँ पॉजिटिव के 2, यहाँ नेगेटिव के 4, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस के 2c3 cos √2t माइनस का 2c4 sin √2t, ठीक है, हो गया यहाँ तक का sin √2t। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास कितने बचने वाले हैं नेगेटिव का, और तो है नहीं कुछ यहाँ पर, एक क्या आ जाएगा माइनस की 11/9 आ जाएगा, ठीक है, इसको भी लिख लिया। उसके बाद एक क्या बचा हमारे पास पॉजिटिव का t2,
तो पॉजिटिव का क्या लिख दिया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमारे पास पहले पॉजिटिव और उसके बाद फिर सारे पद किसके हो जाएंगे नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया, इसका वाई प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जो इसका x था वो पहले प्राप्त हो गया, या हमारे इसका क्या प्राप्त हो गया y। उसको हमने किस इक्वेशन से लिखा था, इसको नेक्स्ट इक्वेशन से लिख के हमारे पास समीकरण जो भी होगा वो तथा ये हमारे इस युगपत अवकल समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चाहे सेकेंडरी ऑर्डर का हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, हम उन्हें इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा यदि कुछ पर डायरेक्ट यदि कैंसिल हो जाते हैं तो वहां पर उसको मल्टीप्लाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं डायरेक्ट पहले जो हमारे पास प्रतीकात्मक विधि वो अप्लाई करता हूं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो d माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू टी स्क्वायर। सेकेंड वाले में देखो यहाँ से क्या आ जाएगा d प्लस 1x आ जाएगा और क्या आ जाएगा साथ में माइनस का dy और इधर को आ जाएगा t। यहाँ पर तो हमारे पास है टी स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या था, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड वाले में हमारे पास सिंपल टी था, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी, यहाँ टी स्क्वायर था, यहाँ क्या था टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये पद तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर यदि डी के साथ यदि आप नेगेटिव का डी और लगा दो या पॉजिटिव डी लगा दो, दोनों को जोड़ने पर यहाँ से जो वाई है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकंड जो इक्वेशन उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी से। तो डी से करने पर y एलिमिनेट हो जाएगा, फिर वही मेथड आपको लगाने हैं जो कि हम पिछले क्वेश्चनों में करते हुए आए। तो इसको इसके साथ इसलिए दिखाया था कि इसके एक जैसे सेम क्वेश्चन थी, तो आप इसके साथ इसको भी कर लेना सीधा सीधा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बता सकते हो, ताकि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम वहाँ पर उस चीज़ को दूर करेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड बाय।